हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम लोग बीआरबीएल मॉड्यूल सी एंड डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जरूर से पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो। साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए टू गेट ऑल द टाइमली नोटिफिकेशंस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देयर यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ्स। So let's start with our today's session. So आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following statement is correct in relation to limited liability partnership? Options are: every LLP has at least two individuals as designated partners having designated partner identification number. Option B: LLP is a body corporate and a legal entity separate from its partners. Option C: no partner is liable on account of independent or unauthorized actions of the other partners or their misconduct. Option D: all of the above. So LLP जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, इट इज सिमिलर टू कंपनी एंड पार्टनरशिप। दोनों की मिलाकर कुछ करेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप फॉर्म की होती है और कुछ इसकी कंपनीज की होती है। सो जब हम लोग जनरल पार्टनरशिप की बात करते हैं, वहां पे जो जनरल पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में, ओके, वहां पर जो लाइबिलिटी होती है हर पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। ओके, देयर पार्ट, बट यहाँ पे आपका वर्ड ही एडिशनल ऐड हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी। सो यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, दैट इज लिमिटेड, ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ द देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड रहती है। ओके, साथ में जो जनरल पार्टनरशिप होती है, वहां पे जो मेंबर्स होते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट एक यूज होता है म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है कि जहां पर एवरी पार्टनर इज liable for the actions which are committed by other partners and they are also answerable in case of for the firm also। मतलब जो भी पार्टनर्स ने अगर मिसकंडक्ट किया या अनऑथराइज एक्शंस थे या फर्म के बिहाफ पे किए गए, उन सभी के लिए सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं। बट एलएलपी में क्या है, अगर कोई भी एक पार्टनर ने कोई भी अनऑथराइज एक्शन किया, ओके, बाकी पार्टनर्स को उसके बारे में पता भी नहीं है, सो दे आर नॉट लाइबल फॉर द एक्शंस व्हिच आर डन बाय द अदर पार्टनर्स। तो ये भी एक सिक्योरिटी एलएलपी में मिल जाती है जो जनरल पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहती है। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, क्योंकि ये सारे जो भी स्टेटमेंट्स है दीज आर ट्रू इन केस ऑफ एलएलपी। एलएलपी को फॉर्म करने के लिए भी कम से कम दो पार्टनर्स चाहिए, और जो भी इसमें पार्टनर्स होंगे उनमें से कम दो ऐसे पार्टनर्स होंगे जो कि एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स माने जाएंगे, जो कि एक तरीके से ऑफिशियल बेयरर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे के बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करना, रिप्रेजेंट करना। तो मेन दो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे जिनको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डीपिन ऑब्टेन करना रहेगा। इसमें से एक जो पार्टनर है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। एक पार्टनर कम से कम हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी एक कंडीशन इसमें फुलफिल होनी जरूरी है। LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो ये वाली करेक्टरिस्टिक इसकी सिमिलर है टू दैट ऑफ कंपनी। तो इसमें भी जो LLP होती है उसका अपना खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट आइडेंटिटी होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ओके, नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। तो वही बताया था, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी वर्क नहीं करता है जो जनरल पार्टनरशिप में करता है। तो यहाँ पर अगर किसी एक पार्टनर ने कोई भी मिसकंडक्ट या मिसट्रीट करी, फॉर दैट अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू LLP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Orders of NCLAT are appealable within dash before dash only on question of law. Options are 45 days on Supreme Court. Option B 30 days on central government. Option C 45 days on RBI. Option D 60 days on DRAT. सो देखिए, कोई NCLAT ने जो अवार्ड पास किया है उसके अगेंस्ट आप अपील करते हो NCLAT में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो किया है उसके लिए आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है एंड यू थिंक दैट इट हैज अपोज्ड द लॉ ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी कर सकते हो, नहीं, ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ यू हैव अ राइट टू फर्दर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
इसमें टाइम पीरियड भी याद रखना जरूरी है, कई बार डायरेक्ट सिर्फ टाइम पीरियड पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो एनसीएलटी से सुप्रीम कोर्ट में फर्दर अपील करने का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 45 डेज। तो कोई पर्सन हु इज feels that an order passed by NCLT opposes the law which has been already framed, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, National Consumer Disputes Redressal Commission shall have a jurisdiction to entertain the complaints where value of goods or services paid as consideration exceeds rupees dash. Options are 1 CR, 2 crores, 50 lakhs, 25 lakhs. So right answer is 2 crores. तो आपको तीनों के लिमिट्स याद होने चाहिए। एक गलत मार्क हो गया, एक्सीड्स, बी होगा 2 करोड़। सो इसमें आपको तीनों के याद होने चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है वो केसेस डील करता है अप टू रुपीज 50 lakhs। जो स्टेट कमीशन होता है वो केसेस डील करता है ग्रेटर देन 50 lakhs एंड अप टू रुपीज 2 करोड़। और जो नेशनल कमीशन है वो केसेस डील करता है ग्रेटर देन 2 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए अमाउंट। इस पे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि स्टेट कमीशन पे भी पहले पूछा जा चुका है। साथ में अनफेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो उस केसेस में वो भी आपको याद होना चाहिए। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में स्टेट कमीशन डील करता है केसेस को अप टू रुपीज 10 करोड़ और नेशनल कमीशन केसेस डील करता है विच आर ग्रेटर देन रुपीज 10 करोड़। सो ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आते हैं कि जो भी आपने गुड्स कंज्यूम करे उससे आपको हार्म हुआ, डिफेक्टिव वो गुड्स थे और आप उसके लिए कंप्लेन करना चाहते हो। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो कंप्लेन डील करता है वेयर वैल्यू एंड गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट एक्सीड 50 lakhs, 50 लाख तक की। स्टेट कमीशन ग्रेटर देन 50 lakhs अप टू 2 करोड़ और नेशनल कमीशन डील करता है विच आर ग्रेटर देन 2 करोड़। बट अगर केसेस इस तरीके के होंगे विच आर रिलेटेड टू अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस कुछ ऐसे होते हैं विच इज अनफेयर टू वन ऑफ द पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अग्रीमेंट किया, अब उसमें क्या है कि अगर टेनेंट ने टाइमली रीपेमेंट नहीं किया, रेंटल पेमेंट्स नहीं किए, तो इस तरीके की कंडीशन डाल दी कि उसको बहुत ही हैवी पेमेंट देना पड़ेगा, लेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा विच इज लाइक अराउंड 10% पर मंथ। इस तरीके से कुछ ऐसे क्लॉज लगा दिए विच इज कंप्लीटली अनफेयर टू वन ऑफ द पार्टीज। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स आती है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं जाएगी। स्टेट कमीशन उस टाइप की कंप्लेंट्स को डील करता है जो अप टू 10 करोड़ तक की, और नेशनल कमीशन डील करता है विच आर ग्रेटर देन 10 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरपर्सन ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ डैश विच एवर इज अर्लियर। सो टेन्योर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेदर इट इज ऑन प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द चेयरमैन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। So option A 2 years and 65 years of age, option B 3 years and 60 years of age, option C 5 years and 70 years age, option D 2 years or 65 years age। तो राइट आंसर होगा 5 years and 70 years age। जो आपको याद रखना है, डीआरटी का जो मेन हेड होता है वो कहलाता है चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन जो ऑफिस होल्ड करता है वो अभी हमने देखा अप टू टेन्योर होता है 5 years और अप टू एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। वहीं जो डीआरटी का मेन हेड होता है वो कहलाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो टेन्योर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उस पर पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। उनका भी टर्म होता है 5 years का, बट एज लिमिट होती है ऑफ 65 years। तो 5 साल या फिर अगर उनकी 65 एज कंप्लीट हो जाती है तो उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। सो विच एवर इज अर्लियर। तो टेन्योर डीआरटी के चेयरपर्सन का 5 years और 70 years एज है, और डीआरटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का 5 years बट एज लिमिट 65 years है। ओके, ये देखिए मैंने बहुत से क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया है जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा पढ़ने के लिए। तो वो आप पीडीएफ आपको उसकी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं।
Buyer is liable to make the payment to MSME seller. The period shall not exceed how many days from the days of acceptance? Options are 30 days, 45 days, 60 days और 90 days. So right answer है 45 days. अब जैसे क्या होता था, जो एमएससी सेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते थे, तो उनको बहुत टाइम पीरियड निकल जाता था और बायर्स होते थे वो उनको टाइमली पेमेंट नहीं देते थे. उससे उनके ऑपरेशंस हैम्पर होते थे, उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, वो मिल नहीं पाता था टाइमली. तो इसीलिए रूल निकाला, जो भी बायर सेलर के बीच का अग्रीड डेट होगा, अगर वो अग्रीड डेट 10 डेज है तो 10 डेज में पेमेंट मिल जाना चाहिए. बट किसी भी केस में वो जो भी अग्रीमेंट किया जाएगा वो कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए 45 डेज. सो 45 डेज क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा गया है कि अगर क्रेडिट पे भी इन्होंने उधार पे भी माल बेचा है तो 45 डेज के अंदर इनको फुल पेमेंट मिल जाना चाहिए. और अगर जो भी टाइम पीरियड एज पर द अग्रीमेंट या 45 डेज में नहीं मिलता है तो उस केस में जो एमएससी सेलर है उसको कंपनसेशन मिलता है फ्रॉम द बायर. और कंपनसेशन किस रेट पे मिलता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 times द बैंक रेट विच इज नोटिफाइड बाय आरबीआई. तो आरबीआई बैंक रेट स्पेसिफाई करती है, तो जो भी बैंक रेट चल रहा होगा उसका 3 times द बैंक रेट एज अ कंपनसेशन उसको मिलेगा इंटरेस्ट. ओके, टू द एमएससी सेलर. अब इसके लिए कंप्लेंट्स लॉन्च करने के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया है विच इज समाधान पोर्टल, जहाँ पे एमएससी सेलर्स क्या है, डिलेड पेमेंट्स रिलेटेड कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ सिक्योरिटीज. ऑप्शन ए एनी मूवेबल और इमूवेबल सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑप्शन बी टू द मॉर्गेज सिक्योरिटी ओनली. ऑप्शन सी वेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर क्रिएटेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑप्शन डी टू द प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय द डिफॉल्टर बोरोवर बट दोज दैट आर नॉट चार्ज टू द बैंक. सो सरफेसी एक्ट के अंदर में आप देखोगे तो उस पे मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि मॉर्गेज की अगर चार्ज क्रिएट हो, मॉर्गेज का चार्ज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट, और हाइपोथिकेशन का चार्ज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्रिएट. तो वो दोनों ही आपके सरफेसी एक्ट में डील होते हैं. सो टू मॉर्गेज सिक्योरिटी ओनली गलत है, क्योंकि हाइपोथिकेटेड सिक्योरिटीज है तो उस पे भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए ये गलत है. एनी सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक नहीं. अब जैसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आप क्या सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, और भी कंडीशंस होते हैं जो मीट होनी जरूरी है. हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है क्या, जो जिसमें लिखा है कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट की क्रिएट इस पर्पज से किया गया है कि जो बैंक ने लोन दिया है उसका रीपेमेंट किया जाए, नहीं किया जाएगा तो बैंक के पास फिर फर्दर राइट होगा टू इन्फोर्स इट्स राइट अंडर द सरफेसी एक्ट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और ऑप्शन डी में तो लिखा है जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के ऊपर चार्ज ही नहीं क्रिएट किया गया है तो उस पे सरफेसी एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा. ओके, नेक्स्ट है सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल टू केसेस वेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस asset is more than rupees dash and amount due is dash or more of the principal amount and interest thereon. Options are 5 lakhs and 10%, 1 lakh and 20%, 2 lakhs and 25%, 1 lakh and 50%. सो राइट आंसर है 1 लाख एंड 20%. तो जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया इन द फेवर ऑफ बैंक फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी दैट शुड बी मोर देन 1 लाख. और बोरोअर का आउटस्टैंडिंग अभी कम से कम 20% ऑफ इट्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बोथ होना चाहिए, कम से कम 20% आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी बैंक आगे सरफेसी एक्ट के अंदर में एक्शन लेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेगी और फर्दर सेल करके ऑक्शन के थ्रू रिकवर करेगी लोन अमाउंट. ठीक है, साथ में इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे शुड बी अनएक्सपायर्ड, कम से कम उनका टाइम पीरियड 6 मंथ्स का बचा होना चाहिए. जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके रिलेटेड किए गए थे, सबमिट ओके एग्जीक्यूट किए गए थे, दे शुड बी अनएक्सपायर्ड एंड एटलीस्ट 6 मंथ्स अनएक्सपायरी पीरियड शुड बी रिमेनिंग. और बाकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड मोर देन 1 लाख एंड एटलीस्ट 20% लोन शुड बी आउटस्टैंडिंग. इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर लैंड. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू सरफेसी एक्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म होल्डिंग आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया. ऑप्शन ए अ पार्टनर हु होल्ड बैक हिज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म. ऑप्शन बी अ पार्टनर हु होल्ड सिग्निफिकेंट शेयर इन द फर्म.
Option C, when a person who is not at all a partner in a firm but either represent himself or knowingly permit himself to be represented as a partner in a firm. Option D, a partner who holds the major voting rights on the decisions of the firm. सो होल्डिंग आउट एक टर्म होता है जिसका क्या मीनिंग होता है, अगर कोई भी पर्सन अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो एक स्पेसिफिक फर्म का पार्टनर है और उसके इस रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे जो थर्ड पार्टी होती है वो क्रेडिट अगर दे दे, पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिट मिल जाए, तो उस केस में जो ये अपने आप को एज अ गलत फॉल्स रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर, इन दैट केस ही वुड बी इंडिविजुअली एंड पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स. Okay, that person would be individually and personally liable for the debts of the firm. जैसे कि अगर एक पार्टनर जैसे लाइबल होता, अगर क्रेडिट दिया गया तो उसमें केस में बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि ये दूसरे किसी पर्सन ने इस तरीके से किसी से कंडक्ट अपना किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी इज अ पार्टनर, और उसके बेसिस पे किसी ने अगर क्रेडिट दे दिया फर्म को, देन ये जो पार्टनर, जो ये स्ट्रेंजर है, एक्चुअली ही वुड बी लाइबल इंडिविजुअली एंड पर्सनली फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, आफ्टर अ माइनर पार्टनर अटेन्स मेजोरिटी ही हैज टू डिसाइड विद इन डैश वेदर टू कंटिन्यू और लीव द पार्टनरशिप. 2 months, 3 months, 7 days और 6 months. सो जो माइनर होता है, माइनर को हमने देखा था एडमिट कर सकते हैं टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, बट उसको कभी भी लाइबिलिटी उसके ऊपर किसी चीज की क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बट बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं उसको एडमिट कि भाई बेनिफिट्स है, प्रॉफिट है, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर बाकी पार्टनर्स अग्री करते हैं. तो वही अगर जब माइनर पार्टनर जब मेजर हो जाता है, 18 ईयर्स का हो जाता है, या उसको ये समझ में आ जाता है कि उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं विच एवर इज लेटर, तो उसको 6 months के अंदर में ये पूरा पब्लिक नोटिस देना पड़ता है वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट. अगर वो ऐसा नोटिस नहीं देता है तो उसको एज अ पार्टनर ही डीम कर लिया जाता है, उसको एज अ पार्टनर ही आगे ट्रीट किया जाएगा. ओके, और जब वो एज अ पार्टनर बन जाता है माइनर से मेजर, ओके, तो फिर वो अगेन पर्सनली लाइबल हो जाता है टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स जो कि फर्म करती है, जैसे कि बाकी पार्टनर्स है. ओके, और बाकी उसका खुद का शेयर रहेगा ही फर्म में, जो भी प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में, जैसे एज अ माइनर पार्टनर था वैसे ही उसका उसमें शेयर रहेगा फर्म में, बट वो साथ में पर्सनली लाइबल भी हो जाता है फॉर द एक्ट्स विच आर डन बाय द फर्म. ओके, सो 6 months का टाइम पीरियड रहता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. ऑप्शन ए, अ कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज इन लॉ अ सिंगल पर्सन, इट हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनैलिटी. Option B, a company is an artificial legal person which is created by law and can be dissolved by the law alone. Option C, incorporated company never dies unless wound up as per the applicable law. Option D, all are true. सो राइट आंसर है ऑल आर ट्रू. अब जो कंपनी है वो जरूरी है कि रजिस्टर हो, कंपनीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर होनी जरूरी है. इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर में, चाहे वो 2013 वाले नए एक्ट में हो, और अगर पुराने 1956 वाले में भी हो तो दोबारा से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है. ओके, उसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स नेम, वो प्रॉपर्टी अपने नेम में होल्ड कर सकती है. Okay, so its identity is separate from its member. It is an artificial legal person which is created by law and can be dissolved by the law alone. ठीक है, तो ये लॉ के थ्रू क्रिएट होती है, लॉ के थ्रू ही डिसॉल्व हो सकती है. इट इज जस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. बट अब जैसे कि एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है या सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज अनलेस वुंड अप एज पर द एप्लीकेबल लॉ. तो ये होता है आपका परपेचुअल सक्सेशन, जहां ये बोला जाता है कंपनी क्या है वो चलती रहती है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन अंटिल इट इज वाइंड अप. तो जब तक वो वाइंड अप नहीं करी जाती अंडर द लॉ, तब तक वो कंपनी क्या है, चलती रहेगी. इट एज अ परपेचुअल सक्सेशन. साथ में कंपनी का क्या होता है, कॉमन सील होता है, वो इट इज जस्ट लाइक आवर सिग्नेचर. अगर कॉमन सील है डॉक्यूमेंट्स पे, सो इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी. साथ में यहाँ पर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड. सो इट इज लिमिटेड, members are having the limited liability, okay, up to the nominal value of shares they are holding in the company.
ठीक है, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होती है कंपनी की। नेक्स्ट है मिनिमम ऑफ डैश एंड मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर्स कैन बी देयर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑप्शंस आर 2 and 50, ऑप्शन बी 2 and 200, ऑप्शन सी 7 and 100, ऑप्शन डी 3 and 200। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम आपके 200 होते हैं। वहीं जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात आती है वहां पे मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में पूछते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो एक्चुअली में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी लिमिट नहीं बताई गई है। नो लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बट कंपनीज एक्ट के अंदर में पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं? 100 पार्टनर्स। 100 से ज्यादा एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते। वो कंपनीज एक्ट में पार्टनरशिप फर्म में कितने होने चाहिए वो बताया गया है। ठीक है, तो ये मेंबर्स रिलेटेड है, मिनिमम मैक्सिमम जो याद होना चाहिए। सिमिलरली मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 है और मैक्सिमम 15 है। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर 3 है और मैक्सिमम 15 है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब याद होना चाहिए। इनमें से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। Next है which doctrine states that every outsider dealing with the company is assumed to have read the memorandum of association and articles of association of company. Option A doctrine of constructive notice, option B doctrine of ultra wires, option C doctrine of indoor management, option D none of the above. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है जो एमओए एओए होते हैं ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई भी डील में एंटर करो, तो उसका एमओए एओए अच्छे से पढ़ लो। बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे पता नहीं था इस डॉक्यूमेंट्स में क्या है क्या नहीं है, तो मैं इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ कि नहीं। जैसे एमओए में 6 क्लॉजेस होते हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अपोजिट कोई काम कर रही है कंपनी जो उसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड हो जाता है। तो इसीलिए बाहर के लोग जब भी डील करते हैं कंपनी के साथ, इट इज अज्यूम्ड दे हैव रेड ऑल द एमओए एओए क्लॉजेस एंड ऑल द प्रोविजंस गिवन अंडर दीज डॉक्यूमेंट्स। ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर ये कहता है कि कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए। तो एमओए में जैसे मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, उसमें लिखा रहता है किस टाइप के बिजनेसेस में एंटर कर सकती है। अगर वो नहीं लिखा है तो उस टाइप के बिजनेस वो नहीं कर सकती है। ओके, सो कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज नॉट परमिटेड बाय एमओए। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये मेनली आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें ये बोला गया है जो आउटसाइडर्स है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लायंस ऑफ इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। अब कंपनी इंटरनली कैसा अपने आप को मैनेज कर रही है, कैसे रेगुलेट कर रही है, अब वो चीज आउटसाइडर्स को नहीं पता है। ठीक है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर्स के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, जहां ये मान के चल रहे हैं कि उसने सब चीज पढ़ा है। सो इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी एंड दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर्स हु आर डीलिंग विद द कंपनी। ओके, नेक्स्ट है टू constitute a valid pledge there must be dash. ऑप्शन है a contract in relation to identified charter to be delivered to the pledgee as a security. ऑप्शन बी actual delivery of the possession of the identified chattel in pursuance of contract. Option C property pledge should be actually or constructively delivered to the pawnee. सो जो प्लेज होता है इट इज डेट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे दो पार्टीज होती हैं आपकी पॉनर और पॉनी। ठीक है, अब जैसे प्लेज का चार्ज क्रिएट होता है जब हम बैंक से क्या है गोल्ड लोन लेते हैं। सो एज अ बोरोवर जो होता है वो पॉनर होता है और बैंक उस केस में एक तरीके से आपकी पॉनी हो गई या प्लेजी हो गई। और बोरोवर क्या रखवाता है एज अ सिक्योरिटी, अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखवाता है बैंक के पास और उसके अगेंस्ट लोन लेता है। तो यहाँ पर जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स का पोजेशन होता है वो किसके पास होता है? क्रेडिटर के पास होता है। सो देयर शुड बी अ डिलीवरी ऑफ दोस फिजिकल गुड्स जिसके ऊपर बैंक का चार्ज क्रिएट होगा।
सो देयर शुड बी एन आइडेंटिफाइड चैटल, चैटल मतलब गुड्स, कि किस गुड्स पे बैंक का सिक्योरिटी क्रिएट होना है वो एक प्रॉपरली पता होना चाहिए. सो देयर शुड बी आइडेंटिफाइड गुड्स. देयर शुड बी एन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन. अब गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बैंक को एक्चुअल में डिलीवरी करते हैं, तो ये भी सही है. अब कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है कि बैंक उस पर प्लेज चार्ज क्रिएट करना चाहती है, बट उसको हम लोग एक्चुअल ना डिलीवर करके हो सकता है कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर करें, कि मतलब वो गुड्स है, हैवी है एंड इट इज लाइंग इन आवर वेयर हाउस और गोडाउन, तो हमने की हैंड ओवर कर दी, तो वो भी आपका एक तरीके से डिलीवरी हो जाता है. सो इट कुड बी इवन कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर टू द पॉनी. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 167 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन विच केस. Option A, he absents himself from the meeting of board of directors held during the period of 12 months. Option B, he becomes disqualified by an order of court or the tribunal. Option C, he is convicted by the court of an offence, sentenced in respect thereof imprisonment of not less than 6 months. Option D, all of the above cases. So right answer है all of the above. सो सेक्शन 167 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं वो केसेस जिस केस में जो डायरेक्टर का ऑफिस होगा दैट विल लाई वेकेंट. तो अगर कुछ ऐसा हो गया कि वो डिस्क्वालिफाइड ही हो गया एज पर द प्रोविजंस अंडर दिस सेक्शन 167, तो उसको ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा. या फिर वो कंटिन्यूअस एब्सेंट था, सारी जो भी मीटिंग्स हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लास्ट 1 साल तक वो सारी मीटिंग से एब्सेंट रहा विद और विदाउट सीकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस. तो जरूरी नहीं वो लीव उसने करवा लिए सैंक्शन तो चला गया, नहीं. अगर वो 12 महीने तक कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड नहीं करी, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा और फिर उसको ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा. इफ ही हैज कॉन्ट्रावीन एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस, okay, of the section 184 which is related to entering into contracts, okay, तो फिर उस केस में भी वेकेंट करना पड़ता है. ओके, अगर कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया गया है, ट्रिब्यूनल ने कुछ ऐसा जजमेंट पास किया है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या फिर वो गिल्टी पाया गया ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, कुछ ऐसे ऑफेंस पे जहां उसको 6 मंथ्स की कम से कम जेल हुई, तो उस केस में भी उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट है, अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अ पब्लिक सर्वेंट हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट इज पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than dash but which may extend to dash and shall also be liable to fine. Options are 5 years and 10 years. Option B 4 years and 10 years. Option C 3 years and 5 years. Option D 10 years and 20 years. सो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट गिल्टी पाया गया ऑफ द क्रिमिनल मिसकंडक्ट, तो उस केस में जो पनिशमेंट है दैट इज नॉट लेस देन 4 years एंड मे एक्सटेंड टू 10 years. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, वहीं अगर वो ऑफेंडर आपका हैबिचुअल ऑफेंडर है कि पहले वो पनिश हो चुका है और सिमिलर ऑफेंस में वो वापस से गिल्टी पाया गया, तो उस केस में इट शुड नॉट बी लेस देन 5 years एंड मे एक्सटेंडेड अप टू 10 years. अगर ऐसा केस है कि अटेम्प्टेड है टू कमिट एन ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस हुआ नहीं था, वो पहले ही पकड़ा गया, तो उस केस में जो सजा होती है, पनिशमेंट होता है नॉट लेस देन 2 years विच में एक्सटेंड टू 5 years. सो वैसे नॉर्मल केसेस पे अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट गिल्टी पाया गया तो 4 years to 10 years, हैबिचुअल ऑफेंडर है तो नॉट लेस देन 5 years अप टू 10 years, एंड इफ ही हैज अटेम्प्टेड टू कमिट एन ऑफेंस देन 2 years अप टू 5 years. अगर कोई किसी ने ब्राइबरी करने की कोशिश करी, ब्राइब करने की कोशिश करी, पब्लिक सर्वेंट को घूस देने की कोशिश करी, तो उस पर्सन को 3 years से 7 years तक की सजा होती है अंडर पीसीए. तो 3 years to 7 years, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. और ये पब्लिक सर्वेंट्स को मिलती है इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट, ये उसके टेन्योर्स हैं. नेक्स्ट है, आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स द एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स. ऑप्शन बी, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस ट्रेड सीक्रेट्स. ऑप्शन सी, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव.
सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आरटीआई एक्ट के अंदर में क्या है कि एनी इंडियन सिटीजन कैन सीक फॉर द इंफॉर्मेशन विच इज इन द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, जिसमें कि आपके बैंक्स भी आते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस भी आ गए। अगर उनको लगता है कि भाई कुछ करप्शन वगैरह चल रहा है तो वो इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है पब्लिक अथॉरिटीज के लिए, विच आर एग्जेम्प्टेड अंडर द एग्जेम्पशन कैटेगरीज। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस में मिली है, सिक्योरिटी ओके ब्रीच हो सकती है उससे। ओके, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स विच इज रिलेटेड टू आईपी असेट्स एंड ऑल। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन विच हैज नो रिलेशन टू पब्लिक एक्टिविटी विच वुड जस्ट इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ सम पर्सन। ऐसी इंफॉर्मेशन विच हैज बीन रिसीव्ड इन केस ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जो होता है आपका क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, वो इंफॉर्मेशन। ओके, विच वुड इंडेंजर अ लाइफ ऑफ एनी पर्सन, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन। ठीक है, विच हैज बीन फॉरबिडन बाय द कोर्ट और एनी काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल, तो वैसी इंफॉर्मेशन नहीं देने की जरूरत है। विच वुड कॉज अ ब्रीच टू द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Options are offer and acceptance, option B lawful consideration, option C lawful object, option D all are required। तो ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी ऑल आर रिक्वायर्ड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले तो जरूरी है जो पार्टीज है दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो मेजर होनी चाहिए एज से। ओके, बाकी दे शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, मेंटली सेन होनी चाहिए। तो पहले तो दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक प्रपोजल या ऑफर और साथ में एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर होना जरूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए विच मीन समथिंग इन रिटर्न, इट कुड बी इन कैश और इन काइंड, कुछ होना चाहिए एक्सचेंज में दोनों पार्टीज के लिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि इलीगल हो। प्री कंसेंट होना जरूरी है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। प्री कंसेंट, दोनों पार्टीज ने फ्रीली अग्री किया हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। कुछ भी ऐसा कि जहाँ पे कोर्जन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू एंटर कराया गया, कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। साथ में कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एज अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स आर द अग्रीमेंट्स विच कुड बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स नहीं हो सकता इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए ये कहते हैं ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज ओनली दोज अग्रीमेंट्स विल बी द कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी जरूरी है। कि नेक्स्ट है, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 does not apply to the debts which are due to the banks or FI that are below a certain amount which is currently dash। ऑप्शन से 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs। सो जो केसेस होते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ओके, अब रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट के अंदर में आपके डीआरटी डीआरएटी सेट हुए थे, तो वो कोई भी केसेस डील नहीं करते हैं विच आर बिलो ₹20 lakhs। तो ये 20 lakhs एंड अबव के केसेस डील करते हैं। और वहीं जो हम लोक अदालत की बात करते हैं विच आर सेटअप अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, दे डील विद द केसेस अप टू ₹20 लाख। ये सिर्फ 20 लाख तक के केसेस डील करते हैं। बट जब हम डीआरटी की बात करते हैं, दे डील विद द केसेस ऑफ 20 lakhs एंड अबव। सो रिकवरी ऑफ डेट्स इन बैंक्रप्सी एक्ट के अंदर में आपकी डीआरटी और डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट हुई थी। लोक अदालत आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर में सेट होती है, स्टैब्लिश होती है। नेक्स्ट है, पेनल्टीज अंडर सरफेसी एक्ट कैन इंक्लूड अ फाइन अप टू डैश और डैश द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फेलियर विच इज ग्रेटर फॉर द एआरसीज और अदर पर्सन हु डू नॉट कंप्लाई विद द आरपीआई डायरेक्शंस। ऑप्शन से 50 lakhs एंड थ्राइस द अमाउंट, ऑप्शन बी 1 crore और ट्वाइस द अमाउंट, ऑप्शन सी 2 crores और थ्राइस द अमाउंट, ऑप्शन डी 50 lakhs एंड ट्वाइस द अमाउंट।
सो अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है विद द प्रोविजंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय आरबीआई, तो उसके अंदर में सरफेसी एक्ट के अंदर में उसको फाइन इम्पोज किया जाता है, विच इज 1 crore और ट्वाइस द अमाउंट विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व, ओके, विच एवर इज ग्रेटर। नेक्स्ट है, अंडर एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस? Options are up to 10 crores, option B up to 25 crores, option C up to 2.5 crores, option D up to 5 crores. So 2025 में there are changes in the classification criteria of micro, small, medium on the basis of investment and turnover. तो वो हमें न्यू लिमिट्स पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है 25 करोड़। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल दी है ओल्ड और रिवाइज्ड, तो जो भी ओल्ड लिमिट्स थी उसमें 2.5 टाइम्स इनहेंसमेंट हुआ इन्वेस्टमेंट लिमिट में, और 2 टाइम्स इनहेंसमेंट हुआ है आपकी टर्नओवर लिमिट में। ओके, सो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है अप टू 2.5 करोड़ और टर्नओवर लिमिट होती है 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट है अप टू 25 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट है अप टू 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट है अप टू 125 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट है 500 करोड़। तो आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस की आप सिर्फ लिमिट याद रखो और बाकियों की आप अपने आप टेबल्स फिलअप कर सकते हो। सो इसकी क्या है, माइक्रो की 2.5 और 10 करोड़ है, सारी फिगर्स करोड़ में है। स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो लिमिट्स हैं वो माइक्रो की 10 टाइम्स है, तो आपको इंटू 10 कर देना है, तो आपका 25 और 100 आ जाएगा। और जो भी मीडियम एंटरप्राइजेस की लिमिट है वो 5 टाइम्स है ऑफ द स्मॉल। सो 25 इंटू 5 125, 100 इंटू 5 500। तो इस तरीके से आपको पूरी टेबल आप खुद ही से फिलअप कर सकते हो। तो सिर्फ अगर आप माइक्रो की याद रखो इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट विच इज 2.5 करोड़ और 10 करोड़ है, तो बाकी आप इंटू 10 और इंटू 5 करके पूरी टेबल अपने आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर मेड बाय डीआरटी कैन प्रिपेयर एन अपील टू डीआरएटी विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ डीआरटी एंड आफ्टर डिपॉजिटिंग डैश ऑफ द डेट क्लेम्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये वाला क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है 45 डेज एंड 25%, ऑप्शन बी 60 डेज एंड 75%, ऑप्शन सी 30 डेज एंड 50%, ऑप्शन डी 30 डेज एंड 10%। तो अगर किसी को डीआरटी ने जो अवार्ड पास किया है उसके अगेंस्ट अपील करनी है डीआरएटी में, विच इज डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो पहला तो टाइम पीरियड कितना होता है टू मेक एन अपील, दैट इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम डीआरटी। और साथ में जो अवार्ड पास करते हैं कि बोरोवर का इतना अमाउंट ड्यू है टू द क्रेडिटर, तो उसका एटलीस्ट 50% डिपॉजिट कर देना होता है, तभी पर्सन डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास अपील कर सकता है। अभी 50% का क्लॉज इसलिए रखा गया जिससे फालतू में लोग सिर्फ केसेस को आगे बढ़ाने के लिए ही अपील ना करते बैठे, कम से कम 50% तो डिपॉजिट कर दे जो कि ड्यू अमाउंट है क्रेडिटर को, और फिर जाके अपील करे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इस अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है अप टू 25%। बट वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है। जनरल रूल है कि 50% आपको पे कर देना है, देन ओनली यू हैव अ राइट टू अपील टू डीआरएटी। सो टाइम लिमिट होती है 30 डेज एंड अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इज 50%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड अ वारंटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? ऑप्शन ए, अ कंडीशन इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल वारंटी इज एसेंशियल। ऑप्शन बी, वारंटी मस्ट ऑलवेज बी फुलफिल्ड व्हाइल कंडीशन इज ऑप्शनल। ऑप्शन सी, a condition always repudiation of the contract while a warranty allows only claim for damages, a breach of condition। लिख लीजिए। ऑप्शन डी, वारंटी अलाउज रिजेक्शन ऑफ गुड्स while the condition does not। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी सी, मतलब कि अगर किसी ने कंडीशन को ब्रीच किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा क्या है आपका कैंसिल मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। बट अगर वारंटी ब्रीच होती है देन यू हैव अ राइट टू क्लेम फॉर द डैमेजेस। यहाँ पर आप जो है गुड्स को पूरा रिटर्न करके पैसे वापस नहीं ले सकते हो, यहाँ पर यू कैन क्लेम द डैमेजेस। बट अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, तो वहां पर यू कैन रिजेक्ट द गुड्स। सो जो कंडीशन होती है दैट इज असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो मेन होती है, वो तो फुलफिल होनी जरूरी ही है। और जो वारंटी होती है दैट इज सेकेंडरी, दैट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस।
So condition must always be fulfilled while the warranty is optional. ओके, तो ये आपके की डिफरेंसेस है बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन shall not admit a complaint unless it is filed within dash from the date on which the cause of action has arisen. Options are 1 year, 2 years, 3 years और 5 years. राइट आंसर है 2 years. अब आप ये जो भी डिफरेंट कमीशन है जिसके हमने लिमिट भी देखे थे 50 lakhs, 2 crores एंड ग्रेटर देन 2 crores के केसेस डील करते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो उसमें जो टाइम लिमिट है फॉर अ बोरोअर ओके टू अपील टू दोस कमीशन इज 2 years. तो जब भी आपने वो गुड्स खरीदा, आपको उससे हार्म हुआ या वो डिफेक्टिव निकला, तो उसके विद इन 2 years आपके पास राइट होता है टू अपील टू दीज कमीशन. तो ये लिमिटेशन पीरियड होता है अंडर लिमिटेशन एक्ट. 2 साल के बाद कंज्यूमर लूजेस इज राइट टू अपील टू दीज कमीशन. वैसे ही जब हम आरबीआई ओम्बड्समैन की बात करते हैं, वहां पे भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो पता होना चाहिए, दैट इज 1 year आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days. तो 30 days का तो मिनिमम कस्टमर्स को वेट करना ही रहता है आफ्टर इंटीमेटिंग द ब्रांच. तो बैंक को 30 days देने पड़ते हैं. 30 days के बाद जो कस्टमर होता है उसके पास 1 साल का टाइम पीरियड रहता है टू अप्रोच टू ओम्बड्समैन. ओके, वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2 years का टाइम पीरियड रहता है फ्रॉम द डेट दैट कॉज ऑफ एक्शन एज अ रीजन, या उसको जो भी उससे हार्म हुआ उस गुड्स के कंजम्पशन से, या जो भी 2 साल का टाइम पीरियड रहता है, दैट इज अ लिमिटेशन पीरियड. लिमिटेशन पीरियड कुछ चीजों की बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. हमने जैसे पिछली क्लास में भी बताया था, जो आते हैं ज्यादातर, एक तो आरबीआई ओम्बड्समैन का आता है 1 year वाला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर में 2 years वाला है. वैसे मॉर्गेज के अंदर में आता है फॉर द सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी का 12 years है फ्रॉम द डेट द अमाउंट बिकम्स ड्यू. और फोरक्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी का लिमिटेशन पीरियड 30 years है. फिर लिमिटेशन पीरियड्स हैं कुछ जो आपको याद होने चाहिए, इनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. ऑप्शन ए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. ऑप्शन बी साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल. ऑप्शन सी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल. ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिब्यूनल. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए. आईटी एक्ट के अंदर में आपने जो भी प्रॉब्लम थी, कंप्लेन थी, वो करी, और जो भी मतलब ऑर्डर पास किया कंट्रोलर ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, ऑफिसर ने, उसके अगेंस्ट आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो. उसका एक तो टाइम लिमिट पता होना चाहिए विच इज 45 days. और वो अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. ओके, जिनको केसेस अपने डिस्पोज कर देने होते हैं विद इन मैक्सिमम 6 months. जब से एप्लीकेशन रिसीट हुई है फ्रॉम दैट डे 6 months के अंदर में ये सारा केस डिस्पोज कर देना होता है एप्लीकेशन. ओके, और टाइम पीरियड होता है टू अपील टू दिस अपीलेट ट्रिब्यूनल इज 45 days फ्रॉम द डेट द ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द कंट्रोलर. नेक्स्ट है इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज नोटिफाइड एज सच अंडर सेक्शन 8 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973. No police officer below dash rank is authorized to investigate the offences under Prevention of Corruption Act. Options are Deputy Inspector General of Police, Option B Inspector of Police, Option C Assistant Commissioner of Police, Option D Commissioner of Police. सो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो ये केसेस डील करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑफेंसेस को, दे शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एसीपी विच इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस. ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं सबके. अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. मेट्रोपॉलिटन एरियाज बॉम्बे, कैलकाटा, मेड्रॉस, अहमदाबाद या अदर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है. बाकी सब जगह डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ ए पुलिस और द पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, यानी डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है. ये सभी जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं इनके पास परमिशन होती है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ वारंट. ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में है ये सारे कि कौन से ऑफिसर किस रैंक के होने चाहिए टू डील विद द केसेस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. तो ये याद रखना है आपको. मेट्रोपॉलिटन एरियाज में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और अदर एरियाज में डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है.
नेक्स्ट है, इफ अ कंप्लेन मेड बाय कस्टमर टू अ regulated entity is not replied, dash is the minimum period after it's received by regulated entity may the customer make a complaint to ombudsman. Options are 15 days, 1 month, 1 year, 6 months. So ये आपको बताया था मिनिमम 1 मंथ होता है विच इज 30 days विच द कस्टमर हैज टू वेट. आफ्टर 1 मंथ ही कैन अप्रोच टू ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन भी जो अवार्ड पास करता है द कस्टमर और द पार्टी इज अनसेटिस्फाइड, बैंक इज अनसेटिस्फाइड, तो वो फर्दर अपील जहाँ करते हैं, अपीलिएट अथॉरिटी कौन होती है ओम्बड्समैन में? इट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ सीईपीडी, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई. ये अपीलिएट अथॉरिटी होती है इन केस ऑफ ओम्बड्समैन. ओके, तो ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ पॉनी व्हेन द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट? फर्स्ट है, ही में सू द पॉनर अपॉन द डेट और प्रॉमिस. ऑप्शन सेकंड है, ही में रिटेन द पॉन्ड गुड्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. थर्ड, ही में सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस ऑफ सेल टू द पॉनर. ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी 1 and 2 ओनली. 1 and 3 ओनली कर लीजिए इसको. सो राइट आंसर है ऑप्शन सी. सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. अभी हमने बताया था पॉनर पॉनी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है ओके जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की बात करते हैं. जैसे हमने गोल्ड लोन का एग्जांपल दिया था, तो वहां पर अगर एज अ बोरोवर आपने डिफॉल्ट कर दिया अंडर रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वहां पे बैंक के पास क्या राइट होती है? एक तो वो आपको सू कर सकता है, दूसरा जो आपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए एज ए सिक्योरिटी उसको अपने पास रिटेन कर सकता है, और या फिर आपको नोटिस देकर उसको सेल कर सकता है और उससे आपका लोन अमाउंट रिकवर कर सकता है. ओके, तो ये सारी राइट्स रहती है. नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड और अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इफ ही इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डैश. सो अभी हमने टेन्योर के बारे में देखा था चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, और अब ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन. ऑप्शंस आर डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, नन ऑफ दी अबव. सो राइट आंसर है हाई कोर्ट जज. तो याद रखना है डीआरएटी का जो चेयरपर्सन होता है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज एंड हैज बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, और साथ में उसने यहाँ पे जो ये ग्रेड है वो होल्ड करी हो फॉर एटलीस्ट 3 years, या फिर he has worked as a presiding officer, held an office as a presiding officer in DRT for at least 3 years. ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो चेयरपर्सन अपॉइंट होता है डीआरटी का. वहीं जो डीआरटी का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ही शुड हैव अ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू अ डिस्ट्रिक्ट जज. ओके, और जो चेयरपर्सन है डीआरटी का उसकी क्वालिफिकेशन है इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज. साथ में ही शुड बी अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, होल्ड दैट ग्रेड, ये जो फर्स्ट ग्रेड होती है 3 years के लिए हेड करी हो, या फिर वो डीआरटी में एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 साल के लिए काम कर चुका हो. नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? ऑप्शन ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ कंपनी एंड दे प्रोवाइड द मैनर इन विच द कंपनी विल बी मैनेज्ड. Option B, articles of association are always held to be subordinate to the memorandum of association. Option C, any terms of the article of association can be altered only by the special resolution with the approval of central government. Option D, if the company does something in the contravention of the provisions of AOA, it is a procedural irregularity, and same can be ratified by the shareholders at the general meeting and thus rectified. सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एओए? ऑप्शन सी इनकरेक्ट है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है? इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरनल रेगुलेशंस की कंपनी को कैसे मैनेज किया जाएगा. ओके, जो भी मीटिंग्स होगी उसमें क्या कोरम रहेगा, कैसा वोटिंग राइट्स रहेगा, कब कब क्या कैसे क्या डिसीजन लिया जाएगा, कैसे कंपनी को मैनेज किया जाएगा, वो इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. तो वो हमेशा ही सुबॉर्डिनेट होता है इन कंपैरिजन टू एमओए. एमओए क्योंकि मेन जो फंडामेंटल चार्टर होता है वो होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है एमओए, क्योंकि उसका नीचे माना जाता है एओए. अगर किसी भी टर्म्स को चेंज करना है विच आर गिवन अंडर एओए,
तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ हो सकता है एंड नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वही एमओए के अगर कोई भी चीज को क्लॉसेस को चेंज करना है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना होता है ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एओ में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? ऑप्शन ए फाइनेंशियल्स, ऑप्शन बी यूज ऑफ फंड्स, ऑप्शन सी फाइनल प्राइस ऑफ शेयर्स, ऑप्शन डी मैनेजमेंट डिटेल्स। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपका प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट होता है जो फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले फाइल करना रहता है। ये कम से कम रजिस्ट्रार के पास जो फाइल करना रहता है एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सो 3 दिन पहले इसको फाइल करना रहता है। इसको प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट कहते हैं, जहाँ पे कंपनी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में, कितना उनका पैट वगैरह नेट इनकम रही है, वो सारी कुछ डिस्क्लोज रहता है। मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट की सारी डिस्क्लोजर्स, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, अगर कंपनी पे किसी तरीके का लिटिगेशन चल रहा हो, लीगल रिस्क है, वो सारी चीजें भी उसमें मेंशन रहती है। साथ में ये पैसा क्यों रेस कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू, उसका कैसे यूटिलाइजेशन कंपनी करने वाली है, वेदर फॉर द कैपिटल एक्सपेंशन पर्पस और वेदर इट इज टू रीपे द डेट्स। ओके, तो उस फंड्स का कैसा यूज करेगी, यूटिलाइजेशन करेगी, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, जिससे इन्वेस्टर एक सही डिसीजन ले पाए वेदर टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स और नॉट। बट जो मेन कितने शेयर से इशू करने वाली है, सो द क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स एज वेल एज द प्राइस ऑफ द शेयर्स, ये दोनों चीजें प्रिलिमिनरी जो प्रोस्पेक्टस होता है विच इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें डिस्क्लोज नहीं की जाती। बाकी कंपनी रिलेटेड ये सारी चीजें डिस्क्लोजर रहती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है और हमने सभी मॉड्यूल्स ए बी सी डी बी आर बी एल के कवर कर लिए हैं। मॉड्यूल ए एंड बी के इसके पहले क्लास ली थी, किसी का मिस हो गया, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट। साथ में सेशन पसंद आया और जरूर से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।